नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके हिंदी सब्जेक्ट में 200 में से 200 अंक प्राप्त करने की रणनीति के बारे में। तो करते हैं बात इसके बारे में। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो आपको भी इसी तरह अपने धनुष रूपी कलम को उठाना है और सीधा निशाना साधना है इस 200 में से 200 अंक पर। तो आज हम इसी के बारे में यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले होंगे कि आपको इस सीयूईटी 2024 के एग्जाम में किस प्रकार से 200 में से 200 अंक हासिल करने हैं, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उनके बारे में हम यहां पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आपके अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद के बारे में। जी हां, आपके एग्जाम में टोटल 50 प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से 40 आपको करने हैं और उन 40 में से 15 से 20 प्रश्न है वो प्रश्न आपके अनुच्छेद के आने वाले हैं। ये गद्यांश आने वाले हैं, इस गद्यांश के आधारित आपके प्रश्न आएंगे 15 से 20 प्रश्न और उन गद्यांश में से ही इनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखो ये गद्यांश आपके किस प्रकार से आने वाले हैं वो गद्यांश सबसे पहले बात करते हैं तथ्यात्मक गद्यांश के बारे में। तो तथ्यात्मक गद्यांश वो होंगे जिसमें आपको तथ्यों की जानकारी देनी होगी। और फिर बात करते हैं कथ्यात्मक अनुच्छेद। तो कथात्मक अनुच्छेद की बात करें, कथात्मक गद्यांश की बात करें तो इसमें आपको कथा के बारे में कोई भी एक कथा दे दी जाएगी, उसके बारे में उसको यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर आपको देने होंगे। फिर बात करते हैं साहित्यिक अनुच्छेद के बारे में। तो साहित्यिक गद्यांश होगा, साहित्यिक अनुच्छेद होगा, उसमें आपको साहित्य के बारे में पूछा जाएगा और उन्हीं में से ही आपको उनके उत्तर देने होंगे। फिर आगे बात करते हैं हम व्याकरण के बारे में। हाँ, व्याकरण के बहुत ज्यादा प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो उन व्याकरण में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द की। तो पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपको बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, आपके मैराथन क्लास हुई है इसी चैनल पर, उसमें बहुत सारे प्रश्न करवाए हुए हैं। इसी के साथ ही हमारे इसी चैनल पर सारथी सीरीज चलाई गई है। तो सारथी सीरीज को आपको जरूर देखना है। अभी आपके पास समय है, इस समय को किस प्रकार से मैनेज करते हुए उस सारथी सीरीज में जितनी भी क्लासें हैं उन क्लासों को डबल स्पीड के साथ में आपको पढ़ना है और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो सभी व्याकरण के प्रश्न वहां पर आए हुए हैं। तो आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होते हैं, कितने भी पढ़ो, जितने पढ़ोगे उतने कम है। इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि मैं यहां पर आपको 1000 बता दूंगा लेकिन 1000 के बाद वाला वो आ गया तो आप कैसे करोगे। इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों के बारे में नॉलेज रखना है, उनको पढ़ना है। विलोम शब्द की बात करें तो इनको भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, युग्म शब्द है, इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। लगभग इनसे आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हम देखते हैं तो उनसे पता चलता है कि इनमें 2 से 3 या 3 से 4 तक प्रश्न इन एक एक टॉपिक में से पूछे गए हैं। तो इनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। आगे बात करें यहां पर तो देखो लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं। लोकोक्तियां और मुहावरों की बात करें तो इनमें से 4 से 5 प्रश्न आपके आते हैं। लोकोक्तियों का और मुहावरों का मिलान करने वाला प्रश्न आ जाएगा, सीधा सीधा उसका अर्थ पूछ जाएगा। या फिर ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि इनमें से इसका अर्थ कौन सा सुमेलित नहीं है। स्तंभ वाले जो सूची वाले जो प्रश्न होते हैं, मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं, उस प्रकार के प्रश्न भी लोकोक्तियां और मुहावरों से बन सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों के लिए किस प्रकार का भी प्रश्न क्यों न बने, उनके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। या उसके बाद में एक बात आती है सार्थक वाक्य की। अगले प्रश्न ये जो 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के आपके आने वाले हैं सार्थक वाक्य की, आपको अलग अलग पद दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई के माध्यम से या अ ब स द के माध्यम से अलग अलग पद दे दिए जाएंगे और उन पदों को सही व्यवस्थित क्रम में रखते हुए एक सार्थक वाक्य
बनाना है जिसका सही अर्थ निकले। इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 से 5 आने वाले हैं इस सार्थक वाक्यों के। फिर बात करें आगे रिक्त स्थान के बारे में, तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपके आएंगे। एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें से जो भी एक शब्द वहां से हटा दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सा शब्द है वो उपयुक्त शब्द होगा। 4 शब्द दे दिए जाएंगे, सभी मिलते जुलते शब्द होंगे, लेकिन वहां पर उस लाइन में उस पंक्ति में कौन सा शब्द बैठेगा उस शब्द के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी रखनी है और वहां पर आपको वो ही क्लिक करना है, वो ही गोला बढ़ना है। फिर बाद में बात करते हैं आपके यहां पर काव्य शास्त्र की। तो यहां पर देखो हिंदी में अनुच्छेद आएंगे, गद्यांश पद्यांश वो आएंगे, उसके बाद में आपकी पूरी व्याकरण आने वाली है। व्याकरण में से कोई भी टॉपिक आपके आ सकता है, किसी भी टॉपिक में से प्रश्न आ सकता है वो। और उसके अलावा आपके एग्जाम में काव्य शास्त्र के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। काव्य शास्त्र में जैसे आपके अलंकार हो गए, रस हो गए, छंद होंगे, गुण दोष, काव्य के गुण दोष हो गए, इन सभी के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको भी आपको विशेष रूप से देखना है। फिर बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके 11th और 12th क्लास में जो भी हिंदी साहित्य में जितने भी कवि और लेखक हैं, उन कवि और लेखक का जीवन परिचय है, उन परिचय के बारे में आपको जानकारी रखनी है। उनमें से या तो उनका जीवन, उनका जन्म पूछ दिया जाएगा, या फिर उनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में पूछ दिया जाएगा, या फिर उन लेखक या कवि को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, उन पुरस्कारों के बारे में भी प्रश्न हो सकता है। तो साहित्य की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। फिर बात करें विविध के बारे में, तो विविध में क्या होगा कि इसमें हिंदी व्याकरण में जो मैंने ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और एक को भी पीछे नहीं छोड़ना है, तभी जाकर हम हमारा सपना है, जो ड्रीम है, उसको हासिल कर पाएंगे, उन सपने को साकार कर पाएंगे। फिर आगे बात करते हैं यहां पर कि अंकन योजना, यानी किस प्रकार के अंक, हमें किस प्रकार से अंक प्राप्त करने हैं और कितने अंक का प्रश्न पत्र आने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपके प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न आने वाले हैं। कुल हिंदी के कितने प्रश्न आने वाले हैं? हिंदी के आपके यहां पर 50 प्रश्न आने वाले हैं। उन 50 प्रश्न में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको कितने करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखो, आप ये मन में मत सोचना कि मुझे 1 से लेकर 40 तक ही करना है, ऐसा कभी भी नहीं है। आपको इन 50 में से कोई भी 40 प्रश्न करने हैं। आप हो सके पहला प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको भी छोड़ सकते हो, अंतिम प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको भी छोड़ सकते हो, यानी 10 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उस 10 प्रश्न को आप छोड़ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और उन्हीं 40 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का कितने अंक मिलने वाले हैं, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? वो अंक है पूरे के पूरे 5। कितने अंक मिलने वाले हैं? एक प्रश्न आप सही देते हो, उसका सही उत्तर करते हो, तो आपको कितने अंक मिलने वाले हैं? 5 अंक मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना है, यह भी जहन में रखना है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भी आपको नुकसान होने वाला है, यानी नकारात्मक जो मार्किंग है वो भी यहां पर होने वाली है। कोई भी आप एक प्रश्न गलत करते हो तो उसके लिए आपके जो नंबर आए हुए हैं उन्हीं नंबरों में से कितने अंक कटने वाले हैं? एक गलत उत्तर का 1 अंक कटने वाला है, 1 नंबर कटने वाला है। और टोटल ये जो आपका प्रश्न पत्र हिंदी का होने वाला है, ये टोटल हिंदी का प्रश्न पत्र कितने नंबर का होने वाला है? 200 नंबर का होने वाला है। और हमारा सपना भी क्या है? हमें भी 200 में से 200 अंक हासिल करने हैं। और वो किस प्रकार से करोगे? वो इसी रणनीति को अपनाते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करते हुए हम इस अंकों को हासिल कर सकते हैं। तो ये 200 नंबर का प्रश्न होगा। 40 गुना 5 करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 200 अंक ये आपके हो जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं यहां पर महत्वपूर्ण रणनीति के बारे में।
क्या रणनीति अपनानी है। बहुत कम समय रहा है आपके पास में, बहुत कम दिन रहे हैं, इन कम दिनों में, कम समय में आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी है ताकि हम पूरे में से पूरे अंक इस एग्जाम में हासिल कर पाए। तो सबसे पहले बात आती है यहां पर समय प्रबंधन की। किसकी बात आती है? समय प्रबंधन की। समय को प्रबंधन कैसे करना है, समय को हमें किस प्रकार से मैनेज करना है। समय बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां पर दो प्रकार से समय का मैनेज करना है आपको। पहली बात आती है कि अब जो आपके पास जितने दिन रह गए हैं, इन दिनों को अपन को किस प्रकार से यूज करना है। इस दिनों में जो समय है, इस समय को हम किस प्रकार के मैनेज करना है, वो समय। और एक आता है आपके एग्जाम हॉल का समय। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, वो जो निर्धारित समय आपके पास होगा, उस समय को किस प्रकार से मैनेज करना है, उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो जो आपके पास अभी समय है, आज से लेकर एग्जाम के दिन तक का जो समय है, उस समय को बिना व्यर्थ गमाए जितना समय मिल सके, जितना अपना 100% देना चाहते हो आप, वो पूरा का पूरा देना है। अपना पूरा का पूरा 100% देना है ताकि हम किसी भी प्रकार से अपने सपने को साकार करने से वंचित न रह जाए। तो समय का मैनेज करना है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के तैयारी करनी है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ा हुआ हमें अधिक समय तक याद में रहता है। कई बच्चों की ये आदत होती है कि रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। रात को लेट नाइट तक पढ़ने का कारण मैं बताता हूं, उस समय याद नहीं होने का कारण मैं आपको बताता हूं कि आपको उस समय नींद आती है। क्यों? ये तो मानव प्रवृत्ति है, नींद तो आएगी, स्वाभाविक है। नींद आएगी, आंखों की नींद है, आंखों में नींद है, और उस समय आप पढ़ाई कर रहे हो। आंखों की नींद और पढ़ाई के बीच में लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई के समय आप जब पढ़ रहे हो तो वो ज्यादा समय तक याद रहने वाला नहीं है। तो नींद भी पूरी लेनी है, दिन में 6 से 7 घंटे तक नींद लेनी है, और साथ में अपने समय को मैनेज करते हुए अच्छे से पढ़ना है। सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठकर पढ़ा हुआ जो प्राणायाम, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है, ज्यादा दिनों तक रहता है, ज्यादा समय तक रहता है। फिर आगे बात करते हैं एग्जाम हॉल के समय के बारे में। तो एग्जाम हॉल के समय की बात करूं तो उस समय आपका जो निर्धारित समय है, उस समय में आपके पास जब भी प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र आप हाथ में उठाइए और उसको पूरा पूरा आराम से देख लीजिए। कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास के साथ में वहां बैठना है, अपने धैर्य के साथ में वहां बैठना है, और अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका मन में नहीं रखनी है कि कैसा होगा पेपर, कैसा आया होगा प्रश्न पत्र, किस प्रकार की रणनीति में अब अपनाऊं। उस समय आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। उस समय आपके मन में एक ही बात रखनी है कि जैसा भी प्रश्न पत्र है, मेरी तैयारी पूरी 100% है, और उस तैयारी को मैं पूरा का पूरा यहां पर अब यूज करने वाला हूं। मैंने जो तैयारी की है, उत्कर्ष परिवार के साथ में तैयारी की है, उस तैयारी को मैं यहां पर अब मेरे उस तैयारी का फायदा यहां उठाने वाला हूं। तो उस समय जो समय है, वो जो आपका समय होगा, उस समय को आपको अच्छे से मैनेज करना है। प्रश्न पत्र को आराम से देखना है, और फिर आपका पास जो भी समय बचता है उसमें आपको ओएमआर शीट भरनी है, और ओएमआर शीट भरने के बाद में आपको प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करना है। और एक बात यह भी बता दूं कि आपके जो अनुच्छेद वाले जो प्रश्न आते हैं, प्रारंभ में 15 से 20 प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप बाद में कर सकते हो। पहले आप जो व्याकरण के प्रश्न है, काव्य शास्त्र के प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? कि उस समय आपका समय का बचत हो जाएगी। समय का जो बचत करनी है वो कैसे करनी है, वो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। समय की बचत करने के लिए जो जो आपको सही प्रश्न आ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी करना है, क्लिक 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 हाथों हाथ उसको करना है। क्योंकि आपको पैसेज पढ़ने में, जो अनुच्छेद पढ़ने में समय लगेगा, उसको पहले से ही बचा के रखना है। और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, मान लो कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न के लिए ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं है। नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपके पास पूरे के पूरे 10 प्रश्न एक्स्ट्रा है, यानी 50 में से 40 तो ही करने हैं। तो आगे बढ़ जाना है, एक प्रश्न के लिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। जो जो सही सही आ रहे हैं उनको पहले करना है। और गद्यांश पद्यांश जब बात करते हो, अनुच्छेद की बात करते हो, जो वो आपको करने होते हैं, तो उस समय आपको पहले प्रश्न को पढ़ देना है।
फिर बाद में उसका जो पैसेज है, अनुच्छेद है, उसको पढ़ना है। पहले प्रश्न पढ़ने का फायदा क्या है कि हो सकता है उसका उत्तर आपको पहली ही पंक्ति में नजर आ जाए, तो आपको हाथों हाथ वहीं राइट कर देना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो आप बाद में उत्तर को, प्रश्न को पढ़ते हो, तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो, तो वो जो समय है वो तो पढ़ने में लगेगा, वो तो आपके एग्जाम से समय जाया हो जाएगा। इसलिए आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है और बाद में किस प्रकार का प्रश्न है उसको पैसेज में से ढूंढना है। हो सकता है पहली पंक्ति में मिल जाए तो वहीं आपका सही हो जाए। फिर बात करते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस के बारे में। प्रश्नों की प्रैक्टिस किस प्रकार की करनी है? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो आपको समय की बचत कैसे करनी है वो आपको पता चल जाएगा। प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार का है वो आपको पता चल जाएगा। प्रश्नों को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, एक प्रश्न को अटेम्प्ट करने में आपको कितना समय लग रहा है वो समय का भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सभी जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का तरीका वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और एक बात और है कि जितने भी विगत वर्षों में पीवाई क्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपको यह भी ध्यान में रहेगा कि कैसा पेपर आने वाला है, उनको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसका उत्तर हमें कैसे देना है। वो बातें सभी आपके जहन में पहले से ही होगी, तो एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट होने की संभावना नहीं होगी। फिर बात करते हैं आगे स्वास्थ्य और ध्यान के बारे में। स्वास्थ्य और ध्यान के बारे में बात करूं तो आपके पास अब जो आज से एग्जाम के दिन तक का जो समय है, उस समय के बीच में आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। नींद पूरी लेनी है, 6 से 7 घंटे तक नींद लेनी है। सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी बहुत योगा करना है, प्राणायाम करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अच्छे से अपनी तैयारी को नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का स्वस्थ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान करना है। 10 मिनट आप समय दे देना अपने शरीर को कि सुबह जल्दी उठने के बाद में अच्छे से ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, तो उस समय आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा और आपको जो भी पढ़ोगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं आपके लिए सीयूईटी यूजी 2025 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रवेश लाइव बैच स्टार्ट हो गया है और ये कब से है? 15 मई 2024 से ही स्टार्ट हो गया है। और जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलने वाला है और साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये बैच बाइलैंग्वेज मिलने वाला है और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको भी ये बैच रिकॉर्डेड मिलने वाला है और ये नाम मात्र की शुल्क में आपको मिलने वाला है। कितने में? 3,500 रुपये में ये बैच आपको मिलने वाला है। तो जरूर आप सीयूईटी 2025 की तैयारी करते हो, आपके छोटे भाई बहन है वो तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को जल्दी से कोर्स परचेज करवा दीजिए, क्योंकि जो अभी से तैयारी स्टार्ट करेगा 2025 के लिए वो ही अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाएगा, अपने सपनों को साकार कर पाएगा। हाँ, फिर आगे बात करते हैं। संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। इन्हीं के साथ में क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।